कोविड-19 की संक्रमण काल में एकत्रित हो रही है। आपको बधाई भी, आपको शुभकामनाएं भी। और हरियाणा से आपका पुराना रिश्ता है, पंजाब विश्वविद्यालय निरंतर आपका आना जाना लगा रहता है। आज एक बार फिर तरंगों के साथ शब्दों और वाणी की उपस्थिति को हरियाणा की धरती पर आप दर्ज करेंगे, और जो बात आपके जुबान से निकलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी। और सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिसमें ढेर सारे युवा हैं और कुछ लोग हम लोगों की तरह ही साहित्य, संस्कृति और प्राध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं। तो सचमुच ये सुख का विषय है। और मैं हरियाणा भी आता रहा हूँ, रोहतक विश्वविद्यालय की कई कमेटियों में मैं रहा, उनकी यूजीसी की एक बड़ी परियोजना रही, उसमें मैं यूजीसी का नॉमिनी था। तो हरियाणा से तो एक गहरा संबंध है, और वैसे भी दिल्ली और हरियाणा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत करीब का मामला है। तो ये बहुत सुख का विषय है कि आज मुझे ऐसे तमाम मित्रों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है, और वो भी एक ऐसा विषय है जो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, प्रकृति पर बात करना। हम विकास की ओर इस तरह बढ़ गए, विकास के नाम पर हमने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को क्षति पहुंचाई है तो प्रकृति को पहुंचाई है। यह कोरोना हो या इस तरह की तमाम विपदाएं कहीं ना कहीं प्रकृति को क्षति पहुंचाने का नतीजा है। आप देखें, हमने विकास के नाम पर पहाड़ गिरा दिए, जंगल काट दिए, लगातार ये चीज चल रही है। आप देखें, जिन इलाकों के सौंदर्य की बात कभी की जाती थी कविताओं में, साहित्य में या संस्मरणों में, लोग अपने कहते थे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते थे कि वो इलाका बहुत सुंदर है। आज उन इलाकों की ओर जाइए तो आपको पता चलेगा कि खनन माफियाओं ने उसको नष्ट कर दिया है, वो चीजें कहीं बची नहीं है, कोई सौंदर्य बचा नहीं है। ऐसे समय में साहित्य की भूमिका क्या हो, कैसी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे साहित्य और प्रकृति का रिश्ता लगभग तभी से है जब से साहित्य अस्तित्व में आया है। अगर हम मौखिक साहित्य की भी बात करें तो जितने लोकगीत आप सुनेंगे, आप देखें, लोकगीतों का तो सीधा संबंध ही प्रकृति के साथ, श्रम और प्रकृति के साथ जुड़ा रहा। लोकगीत सीधे श्रम और प्रकृति से निश्रित हैं, वहीं से पैदा हुए हैं। आप कटाई के गीत सुनिए, आप किसी चीज के, मतलब आप रोपनी के गीत सुनिए, जो रुपया की जाती है जब आप धान की फसल लगाते हैं, आप देखें कि उनका मामला श्रम और प्रकृति से किस तरह जुड़ा हुआ है। और वो कैथारसिस करने वाली चीजें हैं, आपका विरेचन करती हैं वो कविताएं। उन श्रमिकों का तो करती ही हैं जो उसको गाते हुए काम कर रहे होते हैं खेतों में, या स्त्रियां जो घर में काम करते हुए गाती रही उन्हें लंबे समय तक। हालांकि धीरे धीरे अब लोकगीतों की परंपरा भी खत्म हो रही है। हम लोग बहुत तेजी से, हम लोगों का नगरीकरण हुआ है। तो नगरीकरण तो अच्छा है, लेकिन परंपरा में हर चीज बुरी नहीं होती। परंपरा में बहुत सारी चीजें ठीक भी होती हैं, उनको बचाने की भी जरूरत है। जैसे लोकगीत, इनको बचाने की जरूरत है। हाँ, ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं ऐसी धरोहर है जो जीवंतता प्रदान करती है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। प्रकृति के रिश्ते का ही मामला रहा होगा कि हमारे एक बड़े कवि पंत ने कभी कहा होगा, बल्कि बार बार हम लोग उद्धृत करते हैं कि वो कहते हैं कि प्रेयसी से संवाद है, और उसमें वो कहते हैं कि मैं इस प्रकृति का जो सौंदर्य है ये सब छोड़ करके कैसे तुम्हारी ओर आ जाऊं, कैसे तुम्हारी ओर बढ़ जाऊं। तो आप सब जानते हैं कि पंत मूलतः पहाड़ों के रहने वाले थे, अब जिसे उत्तराखंड कहते हैं, वो वहां कौसानी के रहने वाले थे। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, जब वो कहते हैं, और साथ साथ वो पूरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि प्रकृति उनके लिए अपने भौतिक जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो प्रतीत होती है उनको, और उसको रेखांकित भी करते हैं। उनकी कविताएं आप गंगा पर लेकर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, नौका विहार जैसी उनकी जो कविताएं हैं, वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि कविता है और आप पढ़कर निकल जाएं। वो प्रकृति का जो
कह सकते हैं सघन चित्रण करते हैं पंत, तो क्यों करते हैं? कभी इस पर विचार करना चाहिए कि किसी एक कवि को क्यों जरूरत पड़ती है हवाओं पर बात करने की, वृक्षों पर बात करने की, जंगलों पर बात करने की, पहाड़ों पर बात करने की, नदियों पर बात करने की, समुद्र का जो कह सकते हैं कि उसका जो विस्तार है समुद्र का, उस पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी कवि को? क्योंकि कवि, आज ही मैंने सुबह सुबह एक स्टेटस लगाया है कि कविता मनुष्यता की प्रार्थना है। तो ये प्रकृति जो है वो मनुष्यता का विस्तार करने वाली चीज है, वो अवरोधक नहीं है मनुष्यता का। प्रकृति हमें अपने औदात्य से यह सीख देती है कि कैसे मनुष्य को अपने औदात्य का विकास करना चाहिए, कैसे अपने भीतर औदात्य लाना चाहिए, बड़प्पन लाना चाहिए, औदात्य बड़प्पन लाना चाहिए, अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए, अपने जीवन में अन्य के लिए स्पेस बनाना चाहिए। वह मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, वह व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता जिसके जीवन में दूसरे के लिए। क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं, उनके सिस्टम में दिक्कत है सर, आपकी आवाज साफ आ रही है, आप जारी रखें सर। जी 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 जी। तो अवरोध आ गया वाक्य बोलते बोलते जो है। कोई बात नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रकृति और कविता, प्रकृति और आप देखें कहानियां बहुत लिखी गई हैं पर्यावरण को लेकर के पिछले दिनों, ये बहुत सुख का विषय है। आप भगवती चरण वर्मा के उपन्यास सामर्थ्य और सीमा को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामर्थ्य और सीमा तो इसी विषय पर लिखा गया उपन्यास है एक तरह से, कि कैसे हम नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब नदियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो ये खराब शब्द है लेकिन कहना पड़ेगा कि प्रकृति बदला लेगी, प्रकृति बदला लेगी, वो अटैक करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे एकदम मतलब छेड़ते चले जाएं और वो बोलेगी ही नहीं। तो जंगलों का जो लगातार नष्ट होना है वो इस बात का प्रमाण तो है कि हमने जंगलों को काट दिया, लेकिन पलट कर बहुत सारी चीजें आप देखें, जो लैंडस्लाइडिंग है पहाड़ों की पूरी, वो इस कारण है कि जंगलों को काट दिया गया है। अगर पहाड़ों के ये कभी पर्यावरणविदों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ों पर आप जितना वृक्षों को काटेंगे, पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग होगी, पहाड़ बिखर जाएंगे, पहाड़ गिरेंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप लगातार खनन करेंगे, उनको खाली करते जाएंगे नीचे से, तो वो बिखर जाएंगे, रह जाएंगे। तो उतनी दूर तक तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं आप जहां तक जीवन को संभव बनाना है, यानी कि रास्ता बनाना है, जो दुर्गम जगहों पर लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, वहां तक तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ठीक है। लेकिन उससे अधिक कि आप अपनी जो कह सकते हैं कि हवस है, आप उसके लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति माफ नहीं करेगी, और इसे लगातार हमारे कवियों ने रेखांकित किया। आइए हम कुछ और मैं इस तरह की बात करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ प्रकृति की कविताएं सुनाता हूं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कुछ कविताएं सुनाता हूं। पता नहीं आप लोगों ने अज्ञेय को कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये किसी ने अपना डाल दिया यहाँ पर, भाई हटाइए आप, आपने अपना किसने डाल दिया पता नहीं, किसी का ये सामने आ गया। हाँ ठीक है। बारिश पर एक कविता है अज्ञेय की। बरखा हो रही है, बारिश हो रही है, वहां पर वो कहते हैं ओ पिया पानी बरसा। अब ये रोमान की कविता है, प्रेम की कविता है, लेकिन कैसे प्रकृति उस रोमान को और बढ़ा देती है, उस प्रेम में कैसे उस प्रेम को और सघन बना देती है। अज्ञेय इस बात को जानते थे, इसलिए उनकी कविताओं में बार बार ये आएगा। हरी घास पर क्षण भर जैसी कविता आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए, मतलब प्रकृति और जीवन, प्रकृति और प्रेम, प्रकृति और मनुष्यता, कितना गहरा राग है एक दूसरे का। इसलिए मैं कह रहा था कि कविता जो है वो मनुष्यता की प्रार्थना है, और मनुष्यता की प्रार्थना है तो प्रकृति के बिना वो संभव नहीं है। घास हरी हुलसानी, मानिक के झूमरसी झूमी, मधुमालती झर पड़े जीते पीत अमलतास, चातकी की वेदना विरानी, बादलों का हाशिया है आसपास,
बीच लिखी पांत खाली बिजली की, कूंजों की डार की अषाढ़ की निशानी, ओ पिया पानी मेरा जिया हरसा, ओ पिया पानी बरसा। खड़खड़ कर उठे पात, फड़क उठे गात, देखने को आंखें घेरने को बाहें, पुरानी कहानी, ओठ को ओठ वक्ष को वक्ष, ओ पिया पानी मेरा हिया तरसा, ओ पिया पानी बरसा। अज्ञे चाहते तो इस कविता को बिना प्रकृति के भी लिख सकते थे। प्रकृति का, बारिश का जो चित्रण और वर्णन है उसके बिना भी लिख सकते थे, लेकिन आप देखें कि बारिश के वर्णन के साथ ये कविता अविस्मरणीय हो गई है, ये कविता सुंदर हो गई है, ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। शिलांग आप में से पता नहीं कितने लोग गए हैं या नहीं गए हैं। मेघालय की राजधानी है और बहुत ही सुंदर शहर है, नगर है, पहाड़ है। वहां पर के बारे में एक छोटी सी कविता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि प्रातः काल हो चुका है, भोर बेला सिंची छत के ओस की टिप टिप, पहाड़ी काक की विजन को पकड़ती सी क्लांत बेसुर डाक, हाक हाक हाक, मत सजो यह स्निग्ध सपनों का अलस सोना, रहेगी बस एक मुट्ठी खाक, ठाक ठाक ठाक। अब आपको सिर्फ एक चित्रण जैसा लगेगा, वर्णन जैसा लगेगा, लेकिन आपके सामने एक पूरा दृश्य उभर करके आ जाता है, प्रकृति उभर करके आ जाती है और आपका मन पल भर के लिए बदल जाता है। तो प्रकृति करती क्या है, जिस समय आप बहुत कष्ट में हो, मतलब कष्ट का मतलब मन आपका उदास हो, आप तनाव में हो, आप देखें कि नदी के किनारे चले जाएं, समुद्र है तो समुद्र के किनारे जाएं, पहाड़ की तरफ है तो पहाड़ की तरफ जाएं, जंगलों के किनारे जाएं, बाग बागीचे में जाएं, आप देखें आपकी कैथारसिस हो जाती है, आपका विरेचन हो जाता है, आपका मन बदल जाता है। यह प्रकृति में की ताकत है, यही प्रकृति से के बिना, मतलब प्रकृति के अलावा और कोई इसे संभव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है मित्रों। हम वृक्षों को बचाना जरूरी है, नदियों को बचाना जरूरी है, तालाबों पोखरों को बचाना जरूरी है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में अब पोखर सूखते चले गए हैं, लोग उनमें मिट्टी डाल डाल करके उस पर घर बना लिया है, या लोगों ने अपना कुछ न कुछ उसका कर लिया है, जबकि पोखर एक अनिवार्य। अब ठीक है कि लोग पानी पीने के लिए पोखर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर पोखर होगा तो पानी का तल ठीक रहेगा। ये सब कौन समझाएगा, ये सब कौन लोग जानेंगे, कैसी चीजें होंगी। तो गांव में पोखर का बचाना बहुत जरूरी है, तालाबों का, झीलों का, नदियों का को बचाना जरूरी है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग उन जगहों की तरफ गए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो झीलों के शहर हैं, तालाबों के शहर हैं। सूख रहे हैं वो तालाब, धीरे धीरे वो तालाब सूख रहे हैं, धीरे धीरे चीजें वहां समाप्त हो रही हैं। तो तालाब अगर सूखेंगे मित्रों तो जीवन भी सूखेगा, हमारे जीवन में सूखा बढ़ जाएगा। अगर इसे सुक्ति में कहूं तो अकाल, जीवन में भी अकाल आ जाएगा। सिर्फ खेतों का अकाल का मामला नहीं है, फसल नहीं होगी तो जीवन भी उससे प्रभावित होगा, है ना। हवा नहीं मिलेगी शुद्ध। आप देखें, हम महानगरों के बारे में बात कर रहे हैं, इतने वृक्ष हैं, बावजूद इसके पर्यावरण की स्थिति यह है कि हम ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रहा है ठीक। दिल्ली जैसे शहर में, बिल्कुल आपके पास का शहर है, ये नहीं मिल रहा है हमें। तो पर्यावरण को हमने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है हम लोगों ने। मनुष्य ने अपने विकास में, अपनी विकास यात्रा में सबसे अधिक अगर किसी चीज को क्षति पहुंचाई है तो पर्यावरण को पहुंचाई है। हम सब जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनका गहरा कंसर्न है, जो ये महसूस करते हैं कि इसकी रक्षा की जानी चाहिए, हमें वृक्षों के बारे में, नदियों के बारे में, इन सब के बारे में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं सोचना चाहिए। और साहित्यकारों ने लगातार सोचा है। केदारनाथ सिंह की कई कविताएं आपको मिलेंगी जहां पर आपको वो कविताओं का संदर्भ दूसरा होगा, लेकिन उसमें प्रकृति आएगी, प्रकृति का कोई ना कोई तत्व आएगा, नदियों का प्रसंग आएगा। कविताओं में हो सकता है कि नदियों का प्रसंग ऐसे भी आए, जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे कि हम लोग उस इलाके से हैं जहां एक फसल ही हम काट पाते हैं, यानी दूसरी फसल नदियों की भेंट चढ़ जाती है। बावजूद इसके नदियों को बचाना जरूरी है।
बांध बांध लीजिए इस तरह से कि किसानों की फसल भी रहे और नदियां भी रहें। तो किस तरह प्रकृति के साथ हमें तालमेल बिठाना है, न कि इतने विशाल बांध बांध दिए जाएं कि शहर ही डूब जाए, नष्ट हो जाएं, लोग उजड़ जाएं। इस तरह की स्थिति, छोटे छोटे बांध भी हम बांध सकते हैं अपने विकास के लिए, और इस तरह के प्रयोग दुनिया भर में हुए हैं। हमारे वहां भी कई बार हुआ है और वो सफल रहा है। तो कवियों ने इन सब चीजों को लेकर के लगातार लिखा है। त्रिलोचन की कविताएं हैं, नागार्जुन की कविताएं हैं, आगे का मैं जिक्र कर रहा हूं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं हैं, कहानियां आप प्रेमचंद के वहां से शुरू करेंगे तो आज तक के कहानीकारों के वहां आपको इस तरह के संदर्भ मिलेंगे जहां पर्यावरण की चिंता है, प्रकृति की चिंता है, और मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रागात्मक संबंध है या हो सकता है उसका भी संदर्भ है, उसकी भी चिंता है। लगातार मैं तो बल्कि अज्ञेय को कई बार मैं जब पढ़ता हूं, कत्की पूनो चांदनी पर कविताएं लिखते हैं। आप देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में अब कोई चांदनी को महसूस कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है, कर ही नहीं सकते आप चांदनी को महसूस दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में, क्योंकि हमने पर्यावरण को इस लायक रहने ही नहीं दिया कि चांदनी अपनी उसी उज्ज्वलता के साथ, अपनी उसी उजली हंसी के साथ पृथ्वी पर उतर आए और हम उसे देख पाए। ये संभव नहीं रह गया है, आज की तारीख में हम में से किसी के लिए नहीं रह गया है। मैं बहुत सारी कविताएं लेकर के आया था, राजीव जी ने कहा था तो बहुत सारी कविताएं लेकर आया था, लेकिन मुझे लगा कि हमें शायद इस तरह के संदर्भों पर बात करनी चाहिए। देखिए प्रकृति का मामला है कि वो बच्चा अभी बोल रहा है, कितना अच्छा लगता है बीच में बच्चे का बोलना, जबकि हमने प्रकृति में चिड़ियों का बोलना हमने खत्म कर दिया। बीच में चर्चा थी कि अब गौरैया नहीं दिखती दिल्ली में, शिमला में भी किसी ने कहा कि नहीं दिखती गौरैया, जो इतनी सुंदर चिड़िया छोटी सी अब नहीं दिखती। तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। तो कविता बराबर से ये करती रही है, साहित्य बराबर से करता रहा है कि जब जब मनुष्यता का क्षरण हुआ है, जब जब प्रकृति और मनुष्य के संबंधों पर प्रहार हुआ है, तब तब साहित्य ने उसे रेखांकित किया है, उस पर बात की है और सचेत किया है हमको। लोग इतने विकासवादी हो चले हैं कि अब कविताओं की ओर कम कम जाते हैं, साहित्य की ओर कम कम जाते हैं। मैं बधाई देता हूं राजीव रंजन जी को, उनकी संस्था को, उनके तमाम मित्रों को, जो लोग इन विषयों पर सोच रहे हैं। वरना तो लोग आजकल मंचीय कविता वगैरह कराते हैं जिसका कोई कंसर्न नहीं। वो आप पल भर मंच पर जो कविताएं आजकल सुनाई जाती हैं, अगर आपको लिख कर दे दी जाएं तो आप उनको पढ़ते हुए निराश होंगे, लगेगा कि सुनते हुए तो बहुत गहरा इंपैक्ट था, पढ़ते हुए नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो अब जरूरी है कि वे लोग भी जो किन्हीं कारणों से व्यवसायिक मंचों पर हैं साहित्य के, वे भी ये भूमिका निभाएं। वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, वो लोग ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब प्रसंग अमावस्या का, चांदनी का, पुराने आप अशार देखें, शेर देखें, आप उर्दू साहित्य की ओर देखें तो उनमें भी आपको प्रकृति के सौंदर्य का, मिर्जा गालिब के वहां भी है, मीर के वहां भी है। जब पंखड़ी गुलाब की सी है मीर कहते हैं, तो ये प्रकृति से ही तो साक्ष्य लिया है। प्रकृति में अगर ये साक्ष्य होगा नहीं तो आएगा कहां से? तो ये बड़ा दायित्व है कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें, उसी तरह सोचें जिस तरह हम अपनी सांसों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित होगा तो सांसें दूषित हो जाएंगी, और सांसें दूषित होंगी तो फिर कोई दवा नहीं बचा पाएगी, कोई इलाज नहीं है। तो इस अर्थ में मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि विज्ञान जो है वो तन की औषधि है और साहित्य मन की औषधि है। तो साहित्य जो ये मन की औषधि है, इस औषधि को सिरहाने रखिए, 2-4 किताबें अपनी रैक में जरूर रखिए, चाहे किसी भी तरफ चले जाइए, जीवन के, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कहीं भी जाइए, सिरहाने रखिए कुछ किताबें, साहित्य रखिए, और किसी चीज के बारे में सोचिए या न सोचिए, 2-4 पेड़ों के बारे में जरूर सोचिए, पानी के बारे में जरूर सोचिए, संबंधों के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि जब भी हम इन पर विचार करेंगे निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक कविता है, मैं केदार जी की एक कविता
सुनाता हूं आपको केदारनाथ सिंह की, जो हमारे समय के बड़े कवि, जिनका जिक्र किया राजीव जी ने, मेरे गुरु भी, मतलब आमने सामने के भी गुरु रहे, कविता में भी गुरु, हर जगह गुरु रहे। वो उनकी एक कविता है जिसमें वो माँ से बात करते हुए कहते हैं कि मैं अपना ये तुलसी का जो पौधा है वो कहाँ रोप दूं। ये चिंता कहाँ है, हम अपने बच्चों को कहाँ सिखा पाते हैं ये? या तो हम उसका कोई धार्मिक संदर्भ दे देते हैं या कुछ दे देते हैं। एक प्राकृतिक संदर्भ रखिए, पर्यावरण का संदर्भ रखिए। पौधों से प्रेम करना सिखा नहीं पाते हम अपनी नई पीढ़ी को। न कविता से प्रेम करना सिखा पाते हैं, न पौधों से प्रेम करना सिखा पाते हैं। हम सिर्फ पैसे से प्रेम करना सिखा रहे हैं। हम सिर्फ कुछ इंजीनियर डॉक्टर टाइप की चीज बन जाओ, इससे प्रेम करना सिखा रहे हैं, जबकि जरूरत यह है कि हम आरंभिक तौर पर बच्चों को कुछ साहित्य से, कविता से, पर्यावरण से, इनसे, पौधों से, इन सबसे प्रेम करना सिखा दें। अन्य चीजों से तो वो प्रेम कर लेंगे, जीवन की अपनी जब जरूरतें आएंगी तो वो पढ़ लेंगे, नौकरियां अर्जित कर लेंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मैं वो कविता मेरे सामने आ जाए तो मैं सुनाऊं, कहाँ गई वो कविता। बहरहाल जो मैंने आपसे जिक्र किया, कविता वही है कि जिसमें अपनी माँ से कहते हैं कि माँ सारी चीजें हैं और ये मैं कैसे करूं सारी चीजें। एक मिनट बस। एक कविता है केदार जी की जिसमें वो कहते हैं कि सूर्य जो है वो नमक की तरह हमारे भीतर घुल रहा है। ये तो तभी संभव होगा ना जब हम पर्यावरण को ठीक रखेंगे, सूर्य की किरणें हम तक पहुंच पाएंगी। अगर वो पहुंच ही नहीं पाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं मित्रों। आज मुझे लगता है कि आप लोगों के पास रहेगा। एक केदार जी की एक कविता में एक पंक्ति आती है, क्वार की तंबियाई धूप में। अब क्वार की धूप ही अपना ही जानेंगे, क्वार ही नहीं जानेंगे तो कैसे रिश्ता बनेगा प्रकृति के साथ आपका? तो अब हम लोग बहुत अपरिचित हो चले हैं प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ। तो और पर्यावरण की समझ का भी हमें विस्तार करना होगा। पर्यावरण माने सिर्फ एक पौधा लगाना नहीं है। पर्यावरण, जैसा मैंने कहा कि पोखरों का संरक्षण भी जरूरी है। इसी भारत देश में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं है, पानी का भयानक संकट है। तो यह पर्यावरण के साथ रिश्ता बनाने से ही संभव होगा। और कविताएं ये करती रही हैं, साहित्य ये करता रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कविता या साहित्य मात्र जो है वो मनुष्यता का प्रोटोप्लाज्म है, मनुष्यता का जीव द्रव्य है। अगर कोई विज्ञान का व्यक्ति होगा इसमें तो वो जानता होगा कि प्रोटोप्लाज्म की क्या भूमिका होती है, जीव द्रव्य की क्या भूमिका होती है। तो साहित्य को सिर्फ एक सामान्य इबारत मान करके न छोड़ें, कविता को एक सामान्य इबारत मान करके न छोड़ें, बल्कि लगातार उस पर विचार करें, सोचें। अब हमारे चारों तरफ जो है सूर्य के बारे में मैं कह रहा था ना, वह रोटी में नमक की तरह प्रवेश करता है। इस तरह की पंक्तियां संभव हो पाई हैं साहित्य में विचारों से। बनारस पर जो केदार जी ने कविता लिखी है उसे कभी पढ़िए। वह पर्यावरण, मनुष्यता, मनुष्य, शहर, सबसे सघन रिश्तों के कारण संभव हो पाई है कविता, वरना संभव नहीं होती। वे कवि जो अपने को प्रकृति से, समाज से बहुत काट कर रखते हैं, उनकी कविता न उनके समय में प्रासंगिक रहती है, न उनके बाद के समय में प्रासंगिक होती है। प्रासंगिक वही होते हैं जो अपने समय, समाज और प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। इसीलिए तमाम सीमाओं के बावजूद भक्त कवि जो हैं वो हमारे कंठ में बसे हुए हैं। आप भक्त कवियों को पढ़िए, देखिए उनके वहां उपादान मिलेंगे, प्रकृति के ही मिलेंगे आपको। लगातार सब कुछ जो मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उपमाएं, रूपक, वो सब मतलब अधिकतर उसमें से प्रकृति से उठाते हैं। वो हमारे समय के कवि धीरे धीरे ये भूल गए, क्योंकि उनका रिश्ता ही नहीं रह गया है प्रकृति के साथ। वो पर्यावरण का मतलब वृक्ष लगाने पर कविता लिख देंगे, ये नहीं है। लिखिए, वृक्ष लगाने पर भी कविता लिखिए, लेकिन और बहुत सारे संदर्भ हैं, उनको देखिए। आंख का पानी भी बचाइए और धरती का पानी भी बचाइए, क्योंकि आंख में भी पानी जरूरी है
और धरती पर भी पानी जरूरी है। हाँ? अपनी दृष्टि की हरियाली बचाइए और पृथ्वी की हरियाली भी बचाइए। अगर दृष्टि में हरियाली नहीं होगी तो आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे, और पृथ्वी पर हरियाली नहीं होगी तो हम बहुत सारी चीजों से कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो दृष्टि की हरियाली, धरती की हरियाली, आंखों का पानी, पृथ्वी का पानी, है ना। अपने जो सपने हैं, निजी सपने भी बचाइए और सामाजिक सपने भी बचाइए, और जितना भी संभव है मित्रों, अपने जीवन में अन्य के लिए अवकाश पैदा कीजिए, अन्य के लिए जगह बनाइए। साहित्य यही सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता। साहित्य मनोरंजन की चीज नहीं है। प्रेमचंद ने ठीक कहा था 1936 में कि साहित्य सोए हुए लोगों को जगाता है, और सोए हुए लोगों के जगाने का मतलब जो श्रम करके सोया है उसको जगाने की बात नहीं है, जिसकी चेतना सो गई है उसको जगाने की बात है। श्रम करके सोया हुआ व्यक्ति तो सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य है। कुदाल चलाता हुआ व्यक्ति खेत में दृश्य सबसे सुंदर दृश्य है। जो श्रम करते हुए लोग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ, मनुष्यता के साथ, मनुष्य के साथ निरंतर रागात्मकता का विस्तार कर रहे होते हैं। तो आज राजीव जी के नाते ये बातचीत संभव हो पाई। किसी दिन और इसी तरह के किसी विषय पर बहुत विस्तार से बात होगी। आज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बातें जो मैं कर पाया शायद आप लोगों के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब कि जिस तरह से अपने समग्र बातचीत में आपने कहा कि आंखों का पानी बचाना उतना ही जरूरी है जितना धरती का पानी बचाना जरूरी है। कालिदास की एक बात याद